नमस्कार। आज फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में हम तीसरे दिन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं हूं सचिन मित्तल एडवोकेट। ये है मेरे अंकल मिस्टर अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार जी। आज हम तीसरे दिन में क्या सीखेंगे, एक बार जरा हमारे दर्शकों को बताइए। वकील साहब, आज हम सीखेंगे जो हमने 9 ग्रह देखे थे। 7 तो ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं। तो वो ग्रह काम कैसे करते हैं हमारे जीवन में, प्रभाव कैसा देते हैं, तो उन ग्रहों के प्रभाव के बारे में जानेंगे आज। ग्रहों का प्रभाव क्या होता है? जिस प्रकार से हम मानव सब अपने अपने कर्म जो करते हैं उसका अलग अलग प्रभाव आता है। कोई सेवा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, कोई ओपिनियन देने, लोगों को परामर्श देने के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, कोई व्यापार के क्षेत्र में है, कोई सेवा के क्षेत्र में है। तो सबका अपना अपना प्रभाव प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से इन 9 ग्रहों का भी अपना जो कर्म क्षेत्र है, उसका जो हमारे जीवन में प्रभाव हमें प्राप्त होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जैसे कह लो कि कोई एक व्यक्ति, जैसे एक ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे होते हैं। जी हाँ। तो कोई एक व्यक्ति जब मिलने आता है बॉस से, तो वो एक अपना अलग स्वभाव लेके आता है। जी हाँ। दूसरे व्यक्ति जब बॉस से मिलता है तो वो एक अलग स्वभाव रहता है। 10 के 10 अपना एक अलग स्वभाव रखते हैं। सब अपना अपना स्वभाव रखते हैं, अपना अपना एक कारकत्व रखते हैं। कार्यकर्ता मतलब? कारकत्व से मतलब है कि एक ऑफिस है, उसमें एक गेट पर पियोन भी होता है। पियोन के बाद अंदर स्टाफ होता है। उन स्टाफ में भी अलग अलग वर्क्स होता है उनके पास। उनका एक बॉस होता है। ठीक है। एक कार होती है, गाड़ी होती है, तो ड्राइवर भी होता है। बिजली का कोई काम है तो इलेक्ट्रीशियंस भी होता है। तो सबका अपना अपना एक कर्म क्षेत्र है। इलेक्ट्रीशियंस से आप नहीं कह सकते कि भैया गाड़ी चला लो। तो ऐसे ही ग्रहों का भी अपना कर्म क्षेत्र है। ग्रहों का भी अपना अपना कर्म क्षेत्र है, जो हमारे जीवन में किस प्रकार से ये काम करते हैं। जी, तो आज इसके बारे में हम ग्रह कैसे प्रभाव देंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये 9 ग्रह हैं, मंगल से शुरू होते हैं, केतु तक है। मंगल ग्रह जो है, ये ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं उनमें सेनापति का इन्हें दर्जा प्राप्त है। सेनापति हम अपने साधारण जीवन से यदि इसकी व्याख्या करते हैं तो जो हमारे बॉर्डर पे सैनिक हैं, वे हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए उस बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। और वे जब विपरीत प्रभाव के साथ, दुश्मन के साथ जब युद्ध लड़ते हैं, तो वे उन्हें जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनका जो कहना चाहिए गोली चलाना, मारना, उनको कष्ट देना, वो हमारे देश के लिए कानून के क्षेत्र में सजा नहीं है, वो रक्षा है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में अपनी एक रक्षा करने के लिए एक दीवार खड़ी करता है, वो उसका सीमा क्षेत्र होता है। ठीक इसी प्रकार से इन ग्रहों में मंगल जो है वो सेनापति है। वो हमारे जीवन में हमारे को ऊर्जा प्रदान करता है। जो हमारे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, जिसके द्वारा हम कर्म कर सकते हैं, एक्शन करते हैं, वह मंगल है। तो मंगल एक्शन का कारक ग्रह है, ऊर्जा का कारक ग्रह है और सुरक्षा का कारक ग्रह है। साधारण जीवन में हमारे जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, उनकी पालना कराने का दायित्व जिस प्रकार से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को दिया जाता है, सेना डिपार्टमेंट को दिया जाता है, तो वे सभी मंगल के क्षेत्र में आते हैं। जो स्ट्रिक्टली आपके नियम और कानूनों की पालना करा सके, उसे मंगल कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरे ग्रह है शुक्र। तो ये बकाया ये ऊर्जा, ब्लड एंड एक्शन, ये मैंने आपको बताया ना, मंगल ऊर्जा है हमारे शरीर में, ब्लड एंड एक्शन। हमारे शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा है, समझ गया, वो ऊर्जा है और उसी के द्वारा हम एक्शन कर पाते हैं। दूसरे नंबर पे ग्रह आते हैं शुक्र। शुक्र जो हमारे शरीर में शुक्राणु हैं, जो हमारी प्रजनन शक्ति में काम आते हैं, वे शुक्र के द्वारा हमें प्राप्त है। अर्थात ब्रह्मांड में भी जो प्रकृति है, प्रकृति का जो निर्माण है, उसका कार्य शुक्रदेव को प्राप्त है। इसीलिए शुक्रदेव को लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा गया है। प्रकृति का जो आनंद है,
वो उसके विस्तार में है और वह प्रजनन के द्वारा ही संभव है। इसीलिए शुक्र को प्रकृति कहा गया है, शुक्र को सुख भी कहा गया है, क्योंकि वह जो अपना एक आनंद है वह अलग ही है, जो इस सीमा से परे है, इस माया से परे है, इसीलिए उसे सुख का ग्रह भी कहा गया है। शुक्र वह है जो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसे अनियंत्रित होने से रोकता है, उसे बैलेंस करने की शक्ति देता है। जिस प्रकार से हमारे एक नियम है इस संसार के कि दिन जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है वह हमारे कर्म क्षेत्र के लिए होता है, और रात जो होती है वह हमारे आराम के लिए होती है, विश्राम के लिए होती है। और जो विश्राम है वही हमारी ऊर्जा को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि दिन भर जब हम काम कर लेते हैं तो उसकी अपनी ऊर्जा जो हमने स्पेंड की है, खर्च की है, तो फिर से हमारे उसको वापस रिमूव करने के लिए हमें आराम की आवश्यकता होती है। उसी को हम सुख कहते हैं, उसी को शुक्र कहते हैं। तो हमारी ऊर्जा को बैलेंस करने का कार्य भी शुक्र देव के पास, इसलिए बैलेंस का भी ग्रह है। तीसरे ग्रह आते हैं बुध। बुध राजकुमार हैं ग्रहों में। राजकुमार का मतलब है वाणी। हम जो भी वाणी से अपने बोलते हैं, जो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, ये सारा हम आकर्षित करने के लिए करते हैं। हमारे जीवन में, संसार में जितना भी वाणी का प्रयोग किया जाता है वह कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, समझाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, समझाने के लिए, और वह सामने वाले को आकर्षित करने के लिए। तो इसलिए बुध को गणित का भी कारकत्व प्राप्त है, क्योंकि कोई भी चीज को बताने और समझाने के लिए एक मापदंड होता है, उस मापदंड को गणित कहते हैं। फिर वह चाहे आप संख्या के रूप में लें, चाहे वजन के रूप में लें, चाहे इंच और सेंटीमीटर्स के रूप में लें, किसी भी तरीके से। पिछले वीडियो में जैसे आपने हमें बताया था, तो आपने कहा था बुध जो है वो बच्चा है। जी हाँ। तो बच्चा और व्यापार, बैंकिंग, जी हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूं आगे कि गणित का यदि मापदंड का जो कारकत्व है वो बुध के पास है, तो हमारे चाहे वह जीवन में व्यापार हो, चाहे बैंकिंग हो, क्षेत्र हो, वहां गणित का ही काम है। व्यापार भी आप करेंगे तो 10 रुपए की कोई चीज लाए हैं तो आप गणित लगाएंगे कि 2 रुपए मेरा मार्जिन और 12 रुपए की चीज को मेरे को बेचना है, ये गणित है। कोई भी बात को समझाने के लिए जो मापदंड यूज किया जाता है वह गणित है। इसीलिए बुध राजकुमार है। ये सारे कारकत्व बुध के पास है। चंद्रमा हमारा मन है, हमारे इमोशंस हैं, और चंद्रमा शीतल है, क्योंकि चंद्रमा के पास स्वयं की ऊर्जा नहीं है, वह सूर्य से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है, प्रकाश प्राप्त करता है, रात का कारकत्व रखता है, और इसीलिए चंद्रमा शीतल है। इसीलिए वह इमोशन है, क्योंकि रात को हम जब अपने विश्राम के लिए जाते हैं, कर्म क्षेत्र से बाहर आते हैं, तो हमें शीतलता प्राप्त होती है, हमारे मन में इमोशंस जागृत होते हैं, और तब शुक्र का काम शुरू होता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा इमोशन भी है। सूर्य, सूर्य ग्रहों में राजा है। राजा, राजा का मतलब है अधिकार। हमारे शरीर में आत्मा है, वह सूर्य है, क्योंकि आत्मा अमर है, और सूर्य तो अमर है ही। जब तक सूरज चांद रहेंगे इस धरती पर इंसान रहेंगे। सूर्य डेडिकेशन भी है, क्योंकि सूर्य के उदय होने का समय, अस्त होने का समय निश्चित है, इसलिए सूर्य डेडिकेशन है। अब अधिकार किसको प्राप्त होते हैं? डेडिकेशन की कहां आवश्यकता पड़ती है? जहां हमें दायित्वों का निर्वाह करना होता है। हमको जब कोई दायित्व प्राप्त होता है, उस दायित्व को पूर्ण करने के लिए ही हम ये कहते हैं ये जिम्मेदारी मेरी है, अर्थात ये अधिकार मेरा है, इस कार्य को करने का, कार्य को करने का अधिकार मेरा है। इट मीन्स पहले मुझे दायित्व प्राप्त हुआ कि कार्य आपको करना है,
फिर उसका मुझे अधिकार, मैंने उसको महसूस किया, वो सूर्य है। गुरु जो है हमारे जीवन में, जो धर्म है, जो ज्ञान है, जो नीति है, जो नियम है, जो वृद्धि है, वह गुरु है। आज किसी भी परिवार को, व्यापार को, समाज को, देश को चलाने के लिए जब राजा का निर्माण किया जाता है तो राजा के द्वारा अपने उस प्रजा के संचालन के लिए कुछ धर्म, कुछ नीति, कुछ नियम बनाए जाते हैं, जिसके तहत वह सभी प्रजा उसके अधीन रह करके अपने कर्म करती है। तो वह धर्म व नीति व नियम कौन बनाए, उसी के लिए गुरु ब्रह्मांड में स्थित हैं, जो इस सारी व्यवस्था को संचालित करते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो हमें सिखाते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं, क्योंकि वे हमें बताते हैं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, नियम क्या है इस समाज के। और इन्हीं के द्वारा हमारे जीवन में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है वैसे वैसे हमारे, चाहे फिर वह धन की हो, पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, सम्मान की हो, हर क्षेत्र में वृद्धि ज्ञान के आधार पर ही प्राप्त होती है। इसीलिए गुरु को भारी कहा गया है, क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे बाकी सब चीजें हल्की महसूस होती है, क्योंकि उसके पास किसी चीज की चाहत नहीं बचती है। जिसके पास किसी चीज की चाहत नहीं है, इच्छा नहीं है, वह स्वयं में भारी है। और इसीलिए कहावत है कि गुरु गोविंद दऊं खड़े काके लागू पाऊं, बलियारी गुरु आपने तो गोविंद दियो बताए। इसके बाद आते हैं शनि ग्रह। जहां राजा है वहां प्रजा का होना आवश्यक है। यदि प्रजा नहीं होगी तो राजा कौन होगा? तो शनि प्रजा है, और प्रजा का काम क्या है? कर्म करना। कैसा कर्म करना? उस राज्य की सेवा करना। कोई अन्न उगा रहा है, कोई कपड़ा बुन रहा है, कोई कपास निकाल रहा है, कोई पशु पालन कर रहा है, कोई खेती हरी कर रहा है। तो ये सब सेवा है, ताकि वह देश अपने एक सुचारू रूप से संचालित हो सके। उस सारी प्रजा को शनि कहा गया है। उसको कर्म कहते हैं, सेवा कहते हैं। शनि कहता है कि कोई भी कार्य को करने के लिए उसमें निरंतरता जरूरी है। जब उसकी निरंतरता भंग होती है तो उसके परिणाम भी विपरीत हो जाते हैं। इसलिए शनि निरंतरता के कारक ग्रह हैं। शनि न्यायाधीश भी हैं, क्योंकि हम कोई भी कार्य करेंगे तो बदले में हमें कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा। जमीन में यदि हम बीज बोएंगे तो उससे हमें वृक्ष प्राप्त होगा, वृक्ष से फल प्राप्त होगा। कहने का मतलब है शनि कर्म भी है तो कर्म फल भी है, दोनों अधिकार शनि के पास है, इसीलिए उन्हें न्यायाधीश कहा गया है। तो कर्म फल भी वही देते हैं। जब ये सब ग्रह अपना काम कर चुके होते हैं तो दो छाया ग्रह हमारे ब्रह्मांड में स्थित हैं, राहु और केतु। राहु के पास इंद्रियां हैं क्योंकि वह सिर है, और धड़ वाला जो हिस्सा है वह केतु है। जिसके पास इंद्रियां हैं वह देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है। तो वह सारे काम, जितनी भी बुद्धि लगती है, उस बुद्धि में छाया भी है तो भ्रम भी है, धोखा भी है, कंफ्यूजन भी है। तो जो स्पेस है, या आज हम जो बात कर रहे हैं और हमारे दर्शक जो मीडिया के द्वारा हमें सुन रहे हैं, वे हमें डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं। इसके पीछे एक साधन उपलब्ध है। हम यहां बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, इसे पूरे विश्व में देखा जा सकता है। साक्षात नहीं हो रहा है हमसे उनका, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा भ्रम हो रहा है, ऐसा धोखा हो रहा है कि हम उनके सामने हैं और उन्हें बता रहे हैं। ये राहु है। इसलिए स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम हैं, गैजेट्स जितने भी हैं, ये सब राहु है। केतु, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है, फैलने का छाया है ना, छाया है। ये बहुत अपना बड़ा रूप दिखाने वाला है। इसी का धड़ वाला जो हिस्सा है वह केतु है। केतु को बीज कहा गया है,
क्योंकि धड़ जो है वही शारीरिक शक्ति को महसूस करता है, वही कर्म करता है, वही प्रजनन कर सकता है। बीज तो ये आ गया शुक्राणु। शुक्राणु अंश है। अंश जहां जाकर के जिस चीज का निर्माण करेगा वह बीज है। अच्छा, शुक्राणु बीज का अंश शुक्राणु है, बीज तो पूरा जब बीज तो वह है जो फलीभूत होगा। फलीभूत होगा, ठीक है। तो केतु को बीज भी कहा गया है, जड़ भी कहा गया है, क्योंकि ये रूट्स है, मूल इसका एक नक्षत्र है, यह ऊंचाई भी है। जो जड़ है वही शिखर है, क्योंकि बिना जड़ के, बिना पिलर के शिखर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो जो जड़ है वही शिखर है। केतु मुक्ति भी है। जब तक आप गहराई में जाएंगे नहीं, आपको अपने जीवन का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। और जब जीवन का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो आप ब्रह्मांड में लीन हो जाएंगे, यानी इस जीवन की माया से मुक्त हो जाएंगे। तो शिखर भी आप है, जड़ भी आप है और मुक्ति भी आप है। तो जो आपने ये सारे ग्रहों के ये प्रभाव बताए, इनके अलावा भी इनके प्रभाव हैं या यही एक मतलब हमारी पूरा है? साधारण बोलचाल में जितने भी हमारे जीवन में जो कर्म हैं, जो एक्शन हैं, जो संवाद है, उनके हमने विस्तार बना दिए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर यदि हम आए तो हम मोबाइल कहते हैं, टीवी कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, फंक्शन सबका एक ही है, उनके नाम अलग है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो कर्म है, जो अब जैसे कोई आदमी का संतान के बारे में देखना है तो हम शुक्र को देखेंगे। यदि जेंट्स की कुंडली देख रहे हैं तो हम शुक्र को देखेंगे, क्योंकि शुक्राणु ट्रांसफर होने हैं। और यदि महिला की कुंडली में संतान का देखना है हमें तो वहां गुरु को देखेंगे, क्योंकि गुरु वृद्धि के कारक ग्रह हैं। तो ये हम बात के एपिसोड में इनको देखेंगे। हाँ, बकाया जो सारे जो जीवन के जो भी हमारे जो आम जीवन में जो भी हम पूछते हैं, देखते हैं, करते हैं, हाँ, वो सब ग्रह ये इसमें आ गए। वो सब इसमें आ गया। जो कुछ भी जानना है हमें अपने जीवन में, तो ये इन ग्रहों के प्रभाव से ही, इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से हमें प्राप्त होता है और इन्हीं को हमें समझना होता है, इन्हीं के द्वारा आगे अपने जीवन को चलाना और ये सब भी हमारे ऋषियों ने ज्ञान के द्वारा निकाला है। निश्चित रूप से पूरा ज्योतिष जिस समय लिखा गया है, समझाया गया है, हमें दिया गया है, वह ब्रह्मांड तो उस टाइम तो जैसे मैं 1 मिनट आपकी बात का, उस टाइम तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब थे नहीं जब ऋषियों ने ये दोनों ग्रह भारत के हैं, समुद्र मंथन के। उस टाइम भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं था, लेकिन स्पेस था। तो ये तो बाद में आई थिंक अब आज की दुनिया के हिसाब से ज्योतिषाचार्यों ने इसको डेवलप किया। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक को आज जोड़ा ना हमने, क्योंकि हमने तरक्की कर ली है। तो हमें उसको महसूस तो करना होगा ना कि इसका ग्रह कौन प्रभाव देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा एक एरिया छाया कह लो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे सेकंड्स में आजकल ऑनलाइन हो गया, तो वो सेकंड में होता है। स्पेस हो गया, आपके मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, एवरीथिंग। आज जितना हम यूज कर रहे हैं सारा स्पेस ही यूज कर रहे हैं। ठीक है। आज हमारा डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन है वह खत्म हो गया है और स्पेस का माध्यम ज्यादा हो गया है, और इसीलिए वह धोखा है, क्योंकि हम जितना झूठ बोलना चाहें वह स्पेस पे कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये आज का ग्रहों का प्रभाव है। थैंक यू सो मच, आपने हमें आज ये ग्रहों के प्रभाव बताए। हमारे दर्शकों को मेरी उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। और आपके जो भी सवाल हैं, अगर आप जानना चाहते हैं आपकी कुंडली से जुड़े हुए कोई भी सवाल, आपकी शादी का, आपके करियर का, बच्चों का, जो भी आप जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम हर एपिसोड में से एक कुंडली का अध्ययन जरूर करते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो हो सकता है वह भाग्यशाली आप ही हो। एक बार भेज कर देखिए, और अभी नहीं तो अगली बार नंबर आएगा जरूर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।